नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। लेकिन इस चुनाव पर सबसे बड़ा असर छोटे दलों ने डाला है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, मायावती की बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने कई जगह वोट काटकर नतीजों का गणित बदल दिया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एनडीए का 90% स्ट्राइक रेट अविश्वसनीय है और पार्टी आंकड़ों की समीक्षा कर रही है। जनसुराज ने भले ही एक सीट ना जीती हो, लेकिन 3.4% वोट पाकर 33 सीटों पर जीत का अंतर प्रभावित किया। बीएसपी ने 181 सीटों पर लड़कर एक सीट जीती और 20 क्षेत्रों में उसके वोट जीत के अंतर से अधिक रहे, जिनमें 18 पर एनडीए जीता। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती और 9 सीटों पर उसके वोट निर्णायक साबित हुए। कुल 63 सीटों पर जनसुराज, पीएसपी और एआईएमआईएम ने चुनावी परिणामों को प्रभावित किया, जिनमें 44 सीटों पर एनडीए को फायदा मिला। त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्षी वोट बिखर गए, जिससे एनडीए ने मजबूत बढ़त बनाई। चुनाव ने साफ दिखाया कि छोटे दल अब बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन पार्टी ने दावा किया कि उसके मतदाताओं का बड़ा हिस्सा आरजेडी के जंगल राज की वापसी के डर से एनडीए के पक्ष में चला गया। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि कई लोग जनसुराज को मौका देना चाहते थे, लेकिन डर के कारण एनडीए को वोट दे बैठे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मतदान से एक दिन पहले दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट से सीमांचल में बड़ा ध्रुवीकरण हुआ। उदय सिंह ने कहा कि मुस्लिम मतदाता इस बार जनसुराज पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाए, हालांकि भविष्य में समर्थन बढ़ने की उम्मीद है। पार्टी का वोट शेयर लगभग 4% रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर वोट खरीदे और महिलाओं को आदर्श आचार संहिता के बावजूद पैसे दिए गए। उदय सिंह ने कहा कि परिणाम निराशाजनक जरूर हैं, लेकिन जनसुराज एनडीए का विरोध जारी रखेगी। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने बिहार चुनाव के परिणामों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो नतीजे आए हैं वे अनपेक्षित हैं और बीजेपी ने सत्ता और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर नियमों को तोड़ा है। बृंदा करात का आरोप है कि बीजेपी की कई गैर कानूनी गतिविधियों पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की और चुनाव में बेहिसाब पैसा खर्च हुआ, जिसकी कोई गिनती नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का रवैया बिहार के प्रति हमेशा भेदभावपूर्ण रहा है, जिसके कारण राज्य आज सबसे गरीब प्रदेश बना हुआ है। अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि 4 सीटों में से एक पर सीपीआईएम की जीत हुई है और एक सीट बहुत कम अंतर से हाथ से निकल गई। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए बृंदा करात ने कहा कि मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर बिहार चुनाव का नमूना रहेगा तो फिर इस देश के चुनाव आयोग का नाम बदलकर इसको भारतीय जनता पार्टी कमीशन के नाम से पहचाना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पत्थर की एक खदान में दीवार गिर जाने की वजह से कई लोग दब गए हैं। सोनभद्र के जिला अधिकारी ने बताया कि इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। डीएम पीएन सिंह ने बताया कि एक घटना होने की सूचना मिली। किसी दीवार के गिर जाने से कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। पुलिस प्रशासन यहां मौके पर मौजूद है। फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास अल्ट्राटेक, तुशान और ओबरा पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है। खदान में फंसे हुए लोगों और हताहतों के आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर डीएम ने कहा कि अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच और उचित कार्रवाई की जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खदान में करीब 10 लोगों के फंसे होने का दावा किया है। वहीं एएनआई ने कहा है कि खदान में करीब 15 लोग फंसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को भी हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से अधिक दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक रविवार 16 नवंबर की सुबह 8 बजे आनंद विहार इलाके का AQI 412 रहा। इसके अलावा अशोक विहार का AQI 421, बुराड़ी 404, चांदनी चौक 418, ITO 417, नरेला 420, रोहिणी 422, सोनिया विहार 414 और वजीरपुर का AQI 434 रहा। दिल्ली में बीते कई दिनों से हवा की क्वालिटी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। AQI के 401 से 500 के बीच रहने पर उसे गंभीर श्रेणी का माना जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने जानकारी दी है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले शनिवार को DMRC ने
लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 के खोले जाने की जानकारी दी थी। गौरतलब है कि सोमवार 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ था। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी हमला बताया था। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। इसके बाद से सुरक्षा कारणों की वजह से लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की है। ट्रंप का आरोप है कि बीबीसी पैनोरामा के एक प्रोग्राम में उनके 6 जनवरी 2021 वाले भाषण को इस तरह एडिट किया गया कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने सीधे हिंसा के लिए उकसाया हो। ट्रंप ने कहा कि वे बीबीसी पर 1 से 5 अरब डॉलर के बीच का मुकदमा अगले हफ्ते दायर करेंगे। वहीं इससे पहले बीबीसी ने एडिटिंग में हुई गलती स्वीकार करते हुए कहा था कि इससे गलत धारणा बन गई, इसलिए उस हिस्से को दोबारा प्रसारित नहीं किया जाएगा। बीबीसी ने ट्रंप से माफी तो मांगी, लेकिन किसी भी तरह का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि मुझे लगता है कि मुझे यह कदम उठाना ही होगा। उन्होंने धोखा दिया और मेरे शब्द बदल दिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं निकला और उन्होंने भारत और पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने का आह्वान किया। उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार रात को श्रीनगर के पहाड़ी इलाके नौगाम पुलिस थाने में हुए एक आकस्मिक विस्फोट के बाद आई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 9 लोग मारे गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी इस महीने की शुरुआत में हरियाणा के फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने के बाद जब्त की गई विस्फोटक सामग्री का नमूना ले रहे थे। अब्दुल्ला ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ यानी ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा। इससे कुछ नहीं निकला। हमारे लोग मारे गए, हमारी सीमाओं के साथ समझौता किया गया। मुझे उम्मीद है कि दोनों देश अपने रिश्ते सुधारेंगे। यही एकमात्र रास्ता है। मैं वाजपेयी जी की बात को दोहराना चाहता हूं कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा विस्फोटक सामग्री से निपटने का तरीका हमारी गलती थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उचित विशेषज्ञता वाले लोगों से पहले ही सलाह ली जानी चाहिए थी। यह हमारी गलती है जो लोग इस विस्फोटक को बेहतर समझते हैं। हमें खुद इसे संभालने की कोशिश करने की बजाय पहले उनसे बात करनी चाहिए थी, इससे कैसे निपटा जाए। आपने नतीजा देखा, 9 लोगों की जान चली गई, वहां के घरों को बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार की रात को श्रीनगर के पहाड़ी इलाके नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में 9 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ फरीदाबाद से बरामद विस्फोटकों के जखीरे से नमूने निकाल रहे थे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रभात ने कहा कि 10 नवंबर को फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, रसायन और अभिकर्मक बरामद किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि बरामदगी के नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जाना था। बरामदगी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण यह प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही थी, यानी शुक्रवार और उससे एक दिन पहले। बरामदगी की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए नमूना लेने की प्रक्रिया और उसे संभालने का काम अत्यंत सावधानी से किया जा रहा था। दुर्भाग्य से इसी दौरान शुक्रवार रात लगभग करीब 11:20 के आसपास एक आकस्मिक विस्फोट हुआ। इस घटना के कारणों के बारे में किसी भी अन्य अटकलबाजी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मारे गए 9 लोगों में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक विशेष जांच दल के जवान, FSL टीम के 3 सदस्य, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर, मजिस्ट्रेट की टीम में शामिल 2 राजस्व अधिकारी और टीम से जुड़ा एक दर्जी शामिल थे। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा नीट से छूट देने वाले राज्य कानून को मंजूरी न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल मुकदमा दायर किया। राज्य का कहना है कि 2021 का यह विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और राज्यपाल ने इसे अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन 4 मार्च 2025 को बिना स्पष्ट कारण बताए राष्ट्रपति ने इसे अस्वीकार कर दिया। राज्य ने तर्क दिया कि नीट से समृद्ध शहरी और कोचिंग लेने में सक्षम छात्रों को लाभ मिलता है, जबकि ग्रामीण व वंचित पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होता है। मुकदमे में कहा गया कि तमिलनाडु पहले भी अपनी प्रवेश प्रणाली जैसे CET और बाद में 2006 का प्रवेश अधिनियम के जरिए पारदर्शी और समान अवसर देता रहा है। राज्य का आरोप है कि नीट ने कोचिंग उद्योग को बढ़ावा दिया है और अब MBBS में दाखिला लेने वाले 70% से अधिक छात्र रिपीटर बन गए हैं, जिससे सरकारी स्कूलों के पहले पीढ़ी के छात्र पीछे छूट रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.